आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, गुड इवनिंग। 16 अगस्त है आज, बुधवार के दिन भर में आपका स्वागत। मेरा नाम नितिन ठाकुर। शरद पवार और अजित पवार के बीच हुई एक गुप्त मीटिंग के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक अटकलों का दौर फिर से शुरू हो गया है। शरद पवार को बीजेपी की तरफ से ऑफर मिलने की चर्चाएं भी जोर पकड़ने लगी हैं। महाविकास अघाड़ी के बाकी दो पार्टनर्स भी परेशान हैं। तो महाराष्ट्र में क्या सियासी खिचड़ी पक रही है? दिन भर की शुरुआत आज इसी से। इधर दिल्ली में इंडिया अलायंस दरकता दिखा और इसका आधार बना कांग्रेस नेता अलका लांबा का एक बयान। राहुल गांधी जी ने अपने अनुभव भी हमें बताए कि वो जब सब्जी मंडी आजादपुर गए या यहाँ गए, लोग देख रहे हैं। सो अभी कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने कहा कि आप दम से सातों पर लड़क के पहले पे भी आ सकते हैं, ये उनके शब्द थे। आम आदमी पार्टी ने बयान पर भौहें तान ली हैं। इंडिया गठबंधन की अगली मीटिंग के बहिष्कार की बात भी हुई है। तो मामला गंभीर है या प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है? फिर कोलकाता चलेंगे, जहां जादवपुर यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट की मौत से हंगामा बरपा है। ये पूरा मामला क्या है? यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल क्यों उठ रहे हैं और इस पर क्या पॉलिटिक्स हो रही है, पता करेंगे। वहीं अदालत के फैसलों और दलीलों में महिलाओं के खिलाफ जाने अनजाने इस्तेमाल हो रहे आपत्तिजनक शब्दों पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक हैंडबुक जारी की है। इसे कैसे तैयार किया गया, किस तरह के शब्दों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगेगी, समझेंगे। आखिर में 6 रुपए के चक्कर में बर्खास्त हुए रेलवे के टिकट बाबू की कहानी पहुंचा खबर में। लेकिन पहले 60 सेकंड्स हेडलाइंस कुमार केशव से सुनते हैं। शुक्रिया नितिन। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एड्रेनोम गेब्रेसस गुजरात पहुंचे। G20 के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। मोदी सरनेम मानहानि केस में झारखंड हाईकोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत, फिजिकली पेश होने से मिली छूट। विश्वकर्मा योजना को मोदी कैबिनेट से मिली मंजूरी, प्रधानमंत्री ने लाल किले से की थी घोषणा। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते कई नेशनल हाईवेज क्षतिग्रस्त, नितिन गडकरी ने की समीक्षा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों का लिया जायजा। पार्टी के दिल्ली और झारखंड नेताओं की ली बैठक। जादवपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सुसाइड मामला, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने राजभवन में विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ की आपात बैठक। असम में डिलिमिटेशन को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर बताया। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर उज्बेकिस्तान से आए 8 यात्री गिरफ्तार, लगभग 3 करोड़ का सोना जब्त। नूह हिंसा मामले में अब तक 60 FIR दर्ज, 242 लोग हुए गिरफ्तार। और टीम इंडिया के विकेटकीपर ऋषभ पंत ने शुरू की नेट प्रैक्टिस, कार एक्सीडेंट में हुए थे बुरी तरह घायल। ये है दिन भर, मैं हूं नितिन ठाकुर। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में पिछले साल भर में इतना सब घट चुका है कि कब क्या हो जाए इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। पिछले साल शिवसेना में फूट पड़ी, महाविकास अघाड़ी की सरकार चली गई। उद्धव ठाकरे से बागी होकर एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। इसके बाद पिछले महीने NCP टूट गई और पार्टी का एक धड़ा शिंदे सरकार में शामिल हो गया। अजित पवार ने चाचा शरद पवार से बगावत करके डिप्टी CM की कुर्सी हासिल कर ली है। शुरुआती भाषणों में अजित पवार की तरफ से थोड़ी कटुता भी दिखी थी, लेकिन फिर दोनों नेताओं के बीच मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। बीते शनिवार पुणे में उनकी एक गुप्त मुलाकात की खबर बाहर आई। इसके बाद महाविकास अघाड़ी के बाकी दो घटक कांग्रेस और उद्धव खेमे की शिवसेना दोनों थोड़े बेचैन दिखे। कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट नाना पटोले, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने इस मीटिंग पर अपनी नाराजगी जाहिर की। इस बीच शरद पवार को बीजेपी की तरफ से कुछ पॉलिटिकल ऑफर मिलने की बात भी आई। हालांकि इस पर शरद पवार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर निशाना साधा। बोले कि बीजेपी समाज में दरार पैदा करना चाहती है और लोगों को धर्म समुदाय के आधार पर बांट रही है। उन्होंने मणिपुर के मसले पर भी सरकार को घेरा। बीजेपी की तरफ से कैबिनेट पोस्ट का ऑफर मिलने के दावे को खारिज भी किया। और क्या कहा शरद पवार ने, हमने पूछा महाराष्ट्र में आज तक रेडियो रिपोर्टर मुस्तफा शेख से। शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि वो किसी भी तरह का पॉलिटिकल डिस्कशन जो है उस मीटिंग में, जो अजित पवार के साथ जो मीटिंग की चर्चा है उसमें किसी भी तरीके का पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं हुआ। दूसरा बड़ा बात यह है कि फिर से उन्होंने अपना जो स्टैंड है बीजेपी को लेकर के वो साफ किया। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि शरद पवार बार बार पब्लिक मंच पर आकर अपना जो स्टैंड है वो साफ कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जिस तरह की बातें कांग्रेस के कुछ नेताओं ने की थी शरद पवार और एनसीपी को लेकर के कि क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है, वो बात अभी भी कायम लग रही। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये सारी जो राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं
वो ऐसे समय पर हो रही है जब मुंबई में इंडिया अपोजिशन अलायंस की बैठक होने जा रही है, जो कि बहुत अपोजिशन के लिए अहम बैठक है। शरद पवार फैक्शन के एमएलए जितेंद्र आह्वाड का ये कहना था आज कि ये पूरी जो कंफ्यूजन की थियरी चलाई जा रही है, ये कॉन्स्पिरेसी है इंडिया अपोजिशन अलायंस को कमजोर करने के लिए। और शरद पवार जो है ये इंडिया अपोजिशन अलायंस का फेविकॉल है। ये बात हमने सभी ने देखी है कि कहीं ना कहीं शरद पवार ने नेशनली प्रमुख रोल लिया है बीजेपी के खिलाफ, लेकिन जब उनके ही पार्टी में एक तरह से दो गुट हो गए हैं तो उस चीज को कैसे हैंडल करना, वो उसमें थोड़ा सॉफ्ट नजर आ रहे हैं। वहीं पर उद्धव ठाकरे जब शिवसेना के साथ उनका बंटवारा हुआ तो बहुत हार्ड स्टैंड लिया था, तो वही फर्क कहीं ना कहीं कांग्रेस को दिख रहा है। कांग्रेस के जो नेता है महाराष्ट्र के, वो लगातार आप कह सकते हैं कि शरद पवार के ऊपर आप इस तरह से कमेंट्स पास कर रहे हैं कि उनका जिस भी तरफ उनका रुझान है वो लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा। मुस्तफा, शरद पवार और सुप्रिया सुले को बीजेपी का ऑफर मिलने की बात अगर निकली तो निकली कैसे? पर्दे के पीछे ऐसा कुछ चल रहा था क्या जिनसे इन कयासों को हवा मिल गई? और क्या आपको लगता है कि इस पर सफाई आने में थोड़ी सी देर हो गई है? कहीं ना कहीं अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस में जो चीज हो रही है उससे बीजेपी को फायदा है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। एक तो जब शिवसेना के दो फैक्शन हुए तब सिंपैथी जो है लोगों की वो उद्धव ठाकरे के साथ गई थी, जो कि बीजेपी को एनसीपी के केस में नहीं करना था। और ये जो रेगुलर मीटिंग्स हो रही है ये कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन क्रिएट करने में मदद कर रही है। दूसरी बात ये है कि क्योंकि लोगों के मन में कंफ्यूजन है, इसलिए ये कहा जा रहा है कि शरद पवार, आप कह सकते हैं कि जो सीनियर नेता अभी एनसीपी के बीजेपी के साथ सरकार में है, वो बिना शरद पवार की मर्जी के नहीं जा सकते। तो पहले से ही इस पूरी चीज को लेकर कंफ्यूजन था। अब ये मीटिंग्स हो रही है तो लग रहा है कि क्या शरद पवार किसी न किसी तरीके का नेगोशिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एनडीए में मिनिस्ट्रियल बर्थ चाहते हैं, वो महाराष्ट्र सरकार में और मिनिस्ट्रियल बर्थ चाहते हैं, क्या वो अजित पवार मंत्री बनाना चाहते हैं। तो ये जो उसी टाइम से शुरू हो गई जब एनसीपी सरकार में शामिल हुई, और अब इन मीटिंग्स की वजह से इन पूरी जो डिस्कशंस है उसको और मोटिवेशन मिल रहा है। अच्छा, एनसीपी में हुए इतने बड़े उलटफेर के बाद ये समझना मुश्किल है शरद पवार और अजित पवार के बीच में असल में चल क्या रहा है, और क्या इसलिए कांग्रेस और उद्धव खेमे का भरोसा शरद पवार से थोड़ा सा डिगता नजर आ रहा है? मुस्तफा जी बिल्कुल, आप ऐसा कह सकते हैं कि क्योंकि शरद पवार ये जो बैठकें कर रहे हैं उनसे ऐसा लग रहा है उद्धव सेना यूबीटी को और कांग्रेस को कि उनके जो वोट्स हैं, जो कि बीजेपी के अगेंस्ट के वोट्स हैं, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं वोटर्स। और इसी तरीके का स्टैंड आगे चलता रहा तो क्या शरद पवार का ये प्लान है कि वो इंडिया जो कोलिशन अलायंस है उसको डैमेज करें, या फिर ऐसे मौके पर छोड़कर जाए जहां पे अपोजिशन उसके बाद फिर से दोबारा खड़ा ना हो पाए, या फिर 2024 के बाद छोड़े? तो ये सारे जो इनसिक्योरिटीज हैं वो आप कह सकते हैं कोलिजन में दिख रहे हैं। और ये पूरा जो नेगोशिएशन और जो डिस्कशन हो रहा है ये ऐसे टाइम पर हो रहा है जब मुंबई में इंडिया अलायंस की बैठक होने जा रही है 31 अगस्त और 1 सितंबर को, जिसमें बड़े बड़े नेता आने वाले हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो महाराष्ट्र की सियासत फिलहाल शरद पवार के इर्द गिर्द घूम रही है और उनके अगले कदम को लेकर भारी सस्पेंस बना हुआ है। एक तरफ 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में इंडिया गठबंधन की अगली बैठक होनी है, ये बात आज शरद पवार ने भी कही। लेकिन इससे पहले दिल्ली में इंडिया गठबंधन में दरार दिखने लगी है, क्योंकि कांग्रेस ने आज दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की एक अहम बैठक हुई थी। इसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसरी वेणुगोपाल समेत कई सीनियर लीडर्स थे। मीटिंग के बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने साफ कहा कि यह फैसला किया गया कि उनकी पार्टी दिल्ली की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चूंकि दिल्ली पॉलिटिक्स में मोटे तौर पर 3 स्टेक होल्डर्स हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी। लोकसभा चुनाव को लेकर एक मंच पर आई विपक्षी पार्टियों के इंडिया अलायंस में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों शामिल हैं। तो ऐसे में कांग्रेस का सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला विपक्षी एकजुटता पर सवाल खड़े करता है। इस सवाल पर दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब इंडिया के सभी दल बैठेंगे, सीट शेयरिंग पर चर्चा करेंगे, सभी पार्टियों का राष्ट्रीय नेतृत्व आमने सामने होगा, तब पता चलेगा कि कौन सी पार्टी को कौन सी सीट मिलती है। ये तो बहुत आगे की बात है। ये सारी की सारी चीजें ना बड़े पीएसी के लेवल की चीजें हैं। हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, वो चर्चा करेगी, निर्णय करेगी। फिर जब इंडिया के जो घटक दल हैं वो आमने सामने बैठेंगे, तब उसके ऊपर आगे जो बात बनेगी। तो इंडिया अलायंस की प्रस्तावित बैठक से पहले ही कांग्रेस ने दिल्ली में लोकसभा चुनाव का शंखनाद क्यों कर दिया, यह हमने पूछा दिल्ली में आज तक रेडियो रिपोर्टर कुमार कुणाल से।
देखिए, बढ़त अहम है कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव, इसलिए क्योंकि एक तो बीजेपी को हराना है, लेकिन दिल्ली में उसके सामने बहुत मुश्किल परिस्थितियां हैं, क्योंकि जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो सीधे सीधे पिछले कुछ सालों में आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया, और वो ऐसी पार्टी की का वोट बैंक लेकर के गया है जिसने 15 साल तक, 2013 तक 15 साल हुए जब उन्होंने शासन भी किया था शीला दीक्षित के नेतृत्व में। तो ऐसे में अब जो लोकल कांग्रेस लीडरशिप है वो साफ तौर पर ये कह रही है कि हमें अरविंद केजरीवाल को समर्थन करना भारी पड़ सकता है सियासी तौर पर, क्योंकि अगर हमने उन्हें समर्थन किया तो वापस वोट बैंक नहीं आएगा। तो इन्हीं तमाम परिस्थितियों की चर्चा आज जो आला कमान की मीटिंग हुई है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल थे, राहुल गांधी भी शामिल थे, उनके साथ ये तमाम चर्चाएं हुई, और कई सारे कांग्रेस के नेता जो दिल्ली से आते हैं उन्होंने काफी मुखर होकर के कहा कि हमें सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। लेकिन स्थितियां आप भी जानते हैं कि एक विपक्षी गठबंधन तैयार हो रहा है इंडिया के नाम से, उसके घटक दल में आम आदमी पार्टी भी है और कांग्रेस भी है। तो मुमकिन है कि एक बीच का रास्ता निकलेगा। शायद 2024 चुनाव दोनों पार्टियां हो सकता है एक साथ लड़े, लेकिन जो असली माथापच्ची है वो 2025 के विधानसभा चुनावों की है, जहां आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ कांग्रेस को लड़ना होगा। तो उसको लेकर संगठन कैसे मजबूत हो, अलग अलग सीटों पर क्या रणनीति हो, ये चीजें भी तय अभी से होनी है। इसीलिए कांग्रेस बेशक आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके हो सकता है 2024 चुनाव लड़े, लेकिन साथ ही साथ उसकी रणनीति ये भी रहेगी कि हमलावर जो तेवर हैं कांग्रेस के, उसमें कोई भी कमी ना आए, खास तौर पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, जिसकी वजह से मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे नेता और आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री जेल के अंदर है। कुणाल, दिल्ली कांग्रेस नेताओं के बयान पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये छोटे नेता हैं। क्या वो सीट शेयरिंग के मामले को गठबंधन के टेबल पर ही सुलझाना चाहती है? देखिए, निश्चित तौर पर जब अगस्त के आखिर में मुंबई में बैठक होगी इंडिया गठबंधन की, तब कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर के तमाम माथापच्ची होने वाली है, और उससे पहले आम आदमी पार्टी ये कतई दिखाना नहीं चाहती है कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करने को इच्छुक नहीं है। तो इसलिए जब तमाम पार्टियां साथ बैठेंगी, गठबंधन के घटक दल साथ बैठेंगे, तो शायद बीच का रास्ता कुछ निकले, ऐसी उम्मीद आम आदमी पार्टी को है। और इसी वजह से वो समय से पहले इसको लेकर के बहुत ज्यादा वक्तव्य नहीं देना चाहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि दिल्ली और पंजाब दोनों जगह उनकी सरकारें हैं जहां उन्हें कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग करनी है, और वहां उनका अपर हैंड आज की तारीख में मालूम पड़ता है। तो वो इन दोनों राज्यों में वो ज्यादा सीट मांगेंगे, ऐसा बिल्कुल साफ है। और ऐसे में जो कन्वीनियंस की बात है वो आज की तारीख में आम आदमी पार्टी के साथ है। जो असहज हो रही है पार्टी वो कांग्रेस है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार होने की वजह से दिल्ली और पंजाब दोनों राज्यों में उन्हें आम आदमी पार्टी के लिए ज्यादा सीटें छोड़नी पड़ सकती हैं। तो ये जो असहजता है कांग्रेस का, वो भांप रही है आम आदमी पार्टी। लेकिन इस समय चूंकि मौजूद विषय ये है कि सीट शेयरिंग जब होगा तो क्या कांग्रेस पर दबाव होगा बीजेपी को हराने के लिए बाकी दलों के साथ सहयोगी की भूमिका निभाना, न कि बड़े भाई की भूमिका निभाना। तो वो टटोलना चाहती है आम आदमी पार्टी, और इसीलिए शायद अभी बहुत संभल कर अपनी तरफ से बात भी कह रही है, और जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो भी उसी तरीके के दिखाई पड़ते हैं। बहुत शुक्रिया कुणाल। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मसले पर हमला बोलते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस के पैरों से दरी खींच ली है। घमंडिया गठबंधन की तरफ से यह अभी पहला रुझान है। पश्चिम बंगाल की जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की मौत से हंगामा मचा है। 9 अगस्त तारीख थी। एक 18 साल के स्टूडेंट की हॉस्टल की दूसरी मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। उसके परिवार वालों ने आरोप लगाया कि हॉस्टल में जो छात्र रह रहे थे उन्होंने उनके बेटे की रैगिंग की और इसी वजह से उसकी मौत हुई। पुलिस ने 11 अगस्त को यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र सौरव चौधरी को गिरफ्तार किया। आरोपी गैर कानूनी तरीके से हॉस्टल में रह रहा था। पुलिस सौरव को ही मुख्य आरोपी मान रही है। उससे पूछताछ के आधार पर पुलिस ने कुछ और गिरफ्तारियां भी की हैं।
इस घटना के बाद लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। पूरे मामले को समझने के लिए हमने बात की कोलकाता में आज तक रेडियो रिपोर्टर ऋतिक मंडल से। मामला कुछ इस तरीके से कि बीती बुधवार रात ये जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है, महज 3 दिन हुआ था जो इस यूनिवर्सिटी में वो दाखिल हुआ था, और वो आते हैं कोलकाता से कई किलोमीटर दूर गांव देहात से, डिस्ट्रिक्ट नोदिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो। वहां से एक महज लड़का जो स्कूल खत्म किया और फिलहाल कोलकाता के इस प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में जो बाकायदा जो परीक्षा है उसको देकर वो दाखिल हुए। लेकिन उस दौरान जब हॉस्टल में एक घटना हो जाता है, उसमें बुधवार रात को इस स्टूडेंट का शव जो है उस जो मेन हॉस्टल है जादवपुर यूनिवर्सिटी के उसके हॉस्टल के बाहर जो नीचे जो है उसका जो शव बरामद होता है। जो वहां पर लोग थे, जो अन्य जो लोग थे, जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कहा आरोप जो है रैगिंग का उठ रहा है, क्योंकि महज फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है। कई सारे सवाल के निशान जो है वो लग रहे थे उस दौरान। कई सारे लोगों ने ये कहा कि उस दिन रात कई घंटों भर वो बेचैन थे, उसके साथ साथ लगातार जो है वो अनरेस्ट सिचुएशन में उसे देखा गया था। और घर पर भी उन्होंने फोन किया था, अपने माँ से बात की थी, उन्होंने कहा था कि मेरा हालात ठीक नहीं है, हो सके तो मुझे यहाँ से ले जाओ, तो शायद घर वाले समझ नहीं पा रहे थे। कई सारे जो परिवार के जो बयान सामने आ रहा है कि परिवार ने ये भी कहा कि लगातार फोन में बच्चा कह रहा था कि मैं होमोसेक्सुअल नहीं हूँ, इस तरीके की बयान माँ को बताया, परिवार के दूसरे लोगों को बताया माँ ने। और उसके बाद जो है उससे कुछ क्षण बाद जो है उस लड़के को देखा गया कि उस मेन हॉस्टल की जो बैल्कनी है वहां से कूदकर अपने जान दे दिया। इसमें कई सारे सवाल जो उठ रहे हैं, पुलिस की तफ्तीश शुरू हो चुकी है, गंभीर आरोप जो है रैगिंग का वो सामने आया है, और इसमें कई सारे लोगों को अभी तक धर दबोचा गया है। पहले जिन दोनों को गिरफ्तार किया गया था, सबसे अहम जो शख्स जिसके भूमिका जो सामने आ रहा था, उसकी गिरफ्तारी के बाद सबसे चौंका देने वाला चीज सामने आया। जी हाँ, आरोप रैगिंग का था। उस बंदे को एक घर में ले जाकर लगातार 1 घंटे से ज्यादा कुछ लोग मिलकर उसे रैगिंग की थी, बदसलूकी की थी। इसमें जो पहले जो 2 शख्स गिरफ्तार हुआ था, उनमें से एक पास आउट स्टूडेंट जो इसी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर काफी वक्त से उसका पढ़ाई खत्म हो गया था, लेकिन उसके साथ साथ वो उस हॉस्टल में रह रहा था एक किसी का गेस्ट के नाते। ऋतिक, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन क्या कह रहा है और कैंपस में चल रही रैगिंग पर कितना एक्टिव है? देखिए, ये घटना जैसे ही सामने हुआ, सोशल मीडिया में मानो जैसे एक तरीके से तूफान आ गया, बाढ़ आ गया। कई सारे वर्तमान और जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। कई सारे स्टूडेंट्स से हमने देखा कि उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल से अपने बयान उन्होंने दर्ज किया, किस तरीके से अभी भी जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के साथ इन हॉस्टल्स में हर रात कई सारे रैगिंग्स के घटना होते हैं, ये उन्होंने कहा है। और ये बात जो है प्रोफेसर्स भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एंटी रैगिंग जो कमिटी है जो बनाई गई है, उनके भी जितने भी जो तफ्तीश चल रही है, उनकी इंक्वायरी चल रही है, उस इंक्वायरी के मेंबर से भी हमने बात की, तो उन्होंने कहा है कि जी हाँ, इस तरीके की मामला तो आए दिन अभी भी चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर अंकुश लगाना ये संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक जैसे ही इस पर लगाम लगाने की कोशिश की जाती है तो स्टूडेंट्स के तरफ से भी एक प्रोटेस्ट आता है और एक आवाज आता है, क्योंकि जो सीनियर स्टूडेंट्स खासकर उसके साथ साथ जितने भी पास आउट स्टूडेंट हैं, उनका एक प्रभाव दबदबा इस यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर है, जिसके कारण कहीं ना कहीं कई सारे नियम होने के बावजूद भी ये नहीं हो पाया। और कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि अभी भी ये सब चल रहा है। बहुत से लोग तो सामने आकर सोशल मीडिया में भी लिख रहे हैं इस बात को लेकर। अच्छा, अब तो इस मामले पर पॉलिटिक्स हो रही है। कल ममता बनर्जी ने इशारों में वामपंथी दलों पर सवाल उठाए थे, बीजेपी का कोई रिएक्शन है? देखिए, जादवपुर यूनिवर्सिटी की इस घटना को लेकर फिलहाल जो है राजनीति गहमाई हुई है बंगाल में। जैसे मैं आपको बता दूं कि तमाम जितने भी स्टूडेंट्स यूनियन है वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो माना जाता है, जो लेफ्टिस्ट माइंडेड
ऑर्गेनाइजेशन इस जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर वो है, जितने भी यूनियंस है उनके ही है, तो उनके तरफ से भी प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ देखने वाली बात ये भी है, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस जो सत्तारूढ़ पार्टी है बंगाल के, उनके जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है टीएमसीपी की तरफ से कुछ दिन पहले एक रैली निकाली गई। आज भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी एक 3 दिन का धरना प्रदर्शन जादवपुर यूनिवर्सिटी के कैंपस के बिल्कुल बाहर वहां पर भी किया जा रहा है। और सबका कहना है, कहीं ना कहीं राजनीति हम इस बात को लेकर देख रहे हैं, क्योंकि तमाम विपक्ष के जितने भी राजनीतिक दल है बंगाल के, वो ये कह रहे हैं, ये सोच दरअसल तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा गया है और ये बात जो है बीजेपी की तरफ से भी कहा गया है कि ये सोच दरअसल ये जो लेफ्टिस्ट इडियोलॉजी जो लोग है उनकी तरफ से आरोप है दरअसल यहाँ पर जितने भी यूनियंस है जो कार्यरत है, उनकी सोच और विचार की ही ये फसल है कि इस तरीके से रैगिंग की घटना उठ रहा है। बहरहाल ये तो राजनीति की बात है, लेकिन सबसे अहम बात मैं आपको बताना चाहूंगा, फिलहाल जिस स्टूडेंट के साथ ये घटना हुआ है वहां पर नोदिया में भी कई सारे प्रोटेस्ट हो रहा है। आज यहाँ पर उनके परिवार की तरफ से और उनके गांव वालों की तरफ से कोलकाता के जादवपुर में पहुंचकर वो लंबे वक्त पर को लेकर उन्होंने नारेबाजी की, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया, जस्टिस की मांग उठाई गई। लेकिन इसमें धरदबोचा भी जा रहा है, कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है कटघरे में है, लेकिन इसके आगे चल के एक अहम सवाल भी है कि वो अभी भी, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, जादवपुर यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई भी कैंपस में, इस तरीके की जो घिनौनी हरकत और जो अपराध है अभी भी ये चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होती है। अगर उस पर मांग भी ये उठ रहा है कि शायद इस पर एक बड़े फेरबदल की भी जरूरत है ताकि इस पर रोक लगाई जाए। जी, तो जादवपुर विश्वविद्यालय प्रशासन पर भी इस मामले में गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतिक आपका। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने आज कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स नाम की एक हैंडबुक जारी की। इसकी कहानी महिला दिवस से जुड़ी है। 8 मार्च को एक प्रोग्राम में वो बोले थे कि कोर्ट के ऐसे कई फैसले पढ़ने को मिलते हैं जिनमें महिलाओं के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसे सही नहीं कहा जा सकता। मसलन एक महिला किसी शादीशुदा पुरुष के साथ रिश्ते में थी तो उस महिला के लिए रखैल शब्द का इस्तेमाल किया गया था। इसी प्रैक्टिस को बदलने के लिए एक नई हैंडबुक तैयार करने की बात उन्होंने तब कही थी और वही आज लॉन्च की गई। इस हैंडबुक में ऐसे सभी आपत्तिजनक शब्द हैं जो पहले कोर्ट के आदेशों और वकीलों की दलीलों में धड़ल्ले से इस्तेमाल होते थे। हैंडबुक में यह भी बताया गया कि वो शब्द गलत क्यों हैं और उसकी जगह पर किस शब्द का इस्तेमाल करना है। इस हैंडबुक को कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार किया है। चीफ जस्टिस ने बताया कि इस हैंडबुक का मकसद किसी पुराने फैसले की आलोचना करना नहीं है, बल्कि उन गलतियों को ठीक करना है जो अनजाने में होती आ रही थी। इस हैंडबुक के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए हमने बात की आज तक रेडियो की लीगल कॉरेस्पॉन्डेंट कनु शारदा से। कनु, हमने उदाहरण के तौर पर रखैल शब्द का जिक्र किया, इसके अलावा और किन शब्दों के बारे में इस हैंडबुक में बताया गया है और ये तैयार कैसे हुई? देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, जब से अपना उन्होंने कार्यकाल संभाला है, ये प्रोजेक्ट उसी टाइम से चल रहा था। ये उनका एक पेट प्रोजेक्ट था जिसमें उनकी तरफ से पूरी टीम काम कर रही थी। इसमें जुडिशियल एकेडमी के भी लोग शामिल थे जिन्होंने ये हैंडबुक को रेडी किया है। अब ये हैंडबुक जो है आगे ना सिर्फ जजेस के पास, सारे जजेस के पास देश भर में, बल्कि पुलिस ऑफिशियल्स के पास भी भेजा जाएगा इनको, ताकि उनकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग हो, ताकि जो एफआईआर जैसे लिखी जाती है उसमें भी कुछ सुधार किया जा सके। क्योंकि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से ये आया है, तो ये एक जजेस के लिए तो एक मैंडेट जैसा होगा कि जजेस को ये तो अब फॉलो करना ही होगा। डेली बेसिस पे यूज होने वाले शब्द हैं जिसमें अनवेड मदर, हाउसवाइफ, अफेयर, प्रोस्टिट्यूट, सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम, ये सारे जो तमाम तरह के जो शब्द हैं जो हम अपने डेली लाइफ में क्रिमिनल लॉ की तरफ देखते हैं, ये उन सारे शब्दों को आज जो है एक हैंडबुक लॉन्च की है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। जो कुछ शब्द हैं, अब हाउस वाइफ को हाउस मेकर बुलाया जाएगा। हाउस मेकर बुलाने का कारण ये होगा कि कहीं ना कहीं एक महिलाओं को भी एक सम्मान की नजर से देखा जाएगा। जैसे अफेयर जैसा वर्ड बड़ा कॉमन सा वर्ड है, पर अब इस अफेयर को ना यूज करते हुए जजेस को ये कहा जाएगा कि
उसको ऐसे लिखिए कि किसी महिला का रिश्ता अपनी शादी के बाहर, एक कामकाजी महिला को ऐसे नहीं बोला जाएगा, उसको सिर्फ एक महिला बोला जाएगा। इसी तरह से चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट को चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट ना बोल करके ये बोला जाएगा ऐसा बच्चा जो ट्रैफिक होके कहीं पे आया है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे ईव टीजिंग हमारे देश में बहुत कॉमन सी चीज है, हमेशा हमें कहीं ना कहीं मिल जाती है। तो ईव टीजिंग जो है उसको ये कहा जाएगा कि गली मोहल्ले में जो होता है वैसा सेक्सुअल हरासमेंट। इस तरह की जो चीजें हैं कि मतलब एक ऑर्डर शीट में ब्रांडिंग दी जाती है, उससे छुटकारा पाने के लिए ये हैंडबुक दी गई है। जी, हैंडबुक तो लॉन्च हो गई, इसे अमल में कैसे लाया जाएगा, क्या इस बारे में कोई जानकारी है? ये हैंडबुक बेसिकली ट्रायल कोर्ट के जजेस के लिए बनी हुई है, जहां पे सबसे ज्यादा ट्रायल्स होते हैं रेप के, सेक्सुअल असॉल्ट के। वहां पे उन लोगों को अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप इन शब्दों के इस्तेमाल से उसके साथ मतलब कुछ भी गलत होता है तो उसको भी एक नाम दे दिया जाता है। तो उस नाम से बचने के लिए, उस स्टिग्मा से बचने के लिए चीफ जस्टिस का ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही प्रशंसनीय कदम है। और अभी तक जितने भी लीगल कम्युनिटी में बातचीत की है मैंने, उसके हिसाब से सब लोग इसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि ये मच नीडेड रिफॉर्म था इंडियन जुडिशरी के लिए। हैंडबुक का जो मेन मोटिव यही है कि जो महिलाएं हैं, जो रूढ़िवादी जो सोच है उसको लेके जुडिशियल ऑर्डर्स में बहुत सारी खामियां थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने इस प्रोजेक्ट से उन खामियों को हटाने की कोशिश की है। उसमें उन्होंने जो महिलाओं की ब्रांडिंग एक तरीके से कर दी जाती थी, उस हैंडबुक में ये साफ लिखा है, अगर आपको लिखना है कि कोई महिला पे अडल्ट्रेस होने का इल्जाम है तो उसको ये लिखा जाएगा कि उसकी शादी के बाहर उसके क्या किसी और से संबंध है। तो ये बहुत क्लियर तरीके से मतलब उसको डिफाइन किया गया है, ताकि जो है कोई गलत एक इमेज ना बने एक औरत की सबके सामने। तो उसका एम सिर्फ यही है कि जो महिलाएं हैं जो इन सब चीजों को फेस करती हैं डेली बेसिस पे, उनकी कहीं ना कहीं कोई गलत ब्रांडिंग ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया कनू। महिलाओं के लिए जैसे कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैंडबुक तैयार की गई, वैसे 3 महीने पहले 100 पन्नों की एक और हैंडबुक तैयार हुई थी, LGBTQ+। इसे भी लॉन्च कर दिया गया है। और अब बारी है भौचक की। आ गए हैं गर्वित श्रीवास्तव। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई सामान खरीदने किसी दुकान पर गए, 94 रुपए का सामान खरीदा, 100 का नोट दुकानदार की तरफ बढ़ाया और दुकानदार ने बड़ी ही लापरवाही से एक हाथ से आपको सामान दिया और दूसरे हाथ से आपकी तरफ 6 टॉफियां बढ़ा दी। ध्यान दीजिएगा कि जब वो ऐसा करता है तो उसके चेहरे पर अतिरिक्त सरलता दिखाई देती है, जैसे उसको यकीन हो कि आगे आप ये 6 टॉफियां किसी को देकर 6 रुपए का कोई सामान खरीद लेंगे। लेकिन भाई साहब, ये तो फिर भी एक शराफत है कि अगला आपको 6 टॉफियां तो दे रहा है। कुछ लोग तो ये शिकायत करते हैं कि कई रेलवे स्टेशन जैसी जगहों पर बैठे हुए बाबू लोग तो बचे हुए 5-10 रुपए लौटाते ही नहीं है। लोग भी किचकिच नहीं करते कि चलो टिकट मिल गया, अब 94 का हो या 100 का, 6 रुपए में कौन सा अमीर हो जाना है? लेकिन भैया, यही 6 रुपए मुंबई के कुर्ला टर्मिनस पर एक अटेंडेंट क्लर्क कमलेश के लिए मुसीबत बन गए। 6 रुपए वापस ना करने के चक्कर में कमलेश भाई नौकरी से हाथ धो बैठे। हाँ, आइए पूरी खबर बताते हैं। हुआ यूं कि विजिलेंस टीम के निर्देश पर आरपीएफ के एक जवान फर्जी यात्री बनकर टिकट खरीदने गए थे। कमलेश को क्या पता था ये कौन है। उन्होंने तो वही किया जो वो आम यात्रियों के साथ करते हैं। जाओ, 6 रुपए चेंज नहीं है, बस इतना कहा और अगले आदमी का टिकट बनाने लगे। बस विजिलेंस टीम ने उन्हें धर लिया। इससे पहले भी एक कांस्टेबल को फर्जी यात्री बना करके भेजा गया था। उसने कमलेश वर्मा को 500 रुपए देकर कुर्ला से आरा का टिकट मांगा। टिकट की कीमत थी 214 रुपए, लेकिन कमलेश वर्मा ने कांस्टेबल को 286 रुपए के बजाय 280 रुपए ही लौटाए, यानी 6 रुपए कम दिए। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, उसी तरह यात्री से 6-7 रुपए बचाकर वर्मा जी दिन भर में हजारों रुपए खड़े कर लेते थे। तो इन हरकतों के बाद रेलवे प्रशासन की डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने जांच करके 31 जनवरी 2002 को उन्हें नौकरी से निकाल दिया।
6 रुपए का ये मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा। कमलेश वर्मा के वकील ने कोर्ट से कहा कि विजिलेंस टीम ने खुद नियम का पालन नहीं किया। फर्जी यात्री बनकर सिर्फ गेजेटेड ऑफिसर को ही भेजा जा सकता है, सिपाही को नहीं। इसके अलावा वर्मा जी ने उस यात्री से कहा था कि वो काउंटर के किनारे इंतजार करे, लेकिन उसने सुना ही नहीं, वो खुद चला गया। ये और बात है कि वर्मा जी ने वेट करने को कहा था, ये किसी और ने सुना ही नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि कमलेश वर्मा के पास अलमारी में टूटे पैसे भी थे, जिसमें से वो पैसे दे सकते थे, पर वकील साहब ने कहा कि भाई उस लॉकर पर वर्मा जी का अकेला कंट्रोल नहीं है। बहरहाल इसी तरह की बहस मुबाहिस हुई, लेकिन अल्टीमेटली वर्मा जी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। गर्वित श्रीवास्तव, आज तक रेडियो। और आज है बुधवार, तो रात 9 बजे ट्विटर पर बैठकी जमेगी हमारी बेबाक बुधवार में। अजब गजब टॉपिक्स होते हैं यहाँ पर, आप भी जुड़िएगा। कुछ कहना सुनना हो तो radio@aajtak.com हमारा पता है। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है कुमार केशव ने, साउंड मिक्सिंग कर रहे हैं सचिन द्विवेदी। मेरा नाम है नितिन ठाकुर। अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो।